हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इग्नाइट हब पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट। जैसे कि आपको पता होगा कि उसी की प्लेलिस्ट चल रही है और इकोनॉमिक्स की क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट करवाई जा रही है। प्रीवियस क्लासेस में हमने क्लास 1 में देखा था कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो कि आपको इकोनॉमिक्स की अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से इकोनॉमिक्स आई, किसने दी, क्या दिया, क्या कॉन्सेप्ट, क्या डेफिनेशन एंड दैट इज। ये सारा कॉन्सेप्ट हम क्लास फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। मतलब कि पहली क्लास जो हमने अटेंड की थी वो इसके ऊपर थी। क्लास सेकंड में, मतलब जो सेकंड क्लास हमने कंडक्ट की थी, उसमें हमने देखा था कि यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, उसकी थ्योरीज हमने देखी थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग हमने वहां पे कवर किया था। आज की जो हमारी क्लास है, जो इकोनॉमिक्स की थर्ड क्लास हम कवर कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग, उसके सिलेबस को फॉलो करते हुए, वो है आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो होल कॉन्सेप्ट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है, बल्कि अगर आप जनरल लाइफ में अगर इकोनॉमिक्स को आगे प्रोसीड करते हैं तो ये भी आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो टॉपिक एंड क्लास को शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। क्लास शुरू होते ही सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि इस टर्म का बेसिक मीनिंग क्या होता है। मीनिंग पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसे हम और किन किन वर्ड से जानते हैं और किन किन वर्ड से इसको समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। क्योंकि आपको पता ही है कि नेट के पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे पूछ ले कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। अब देखिए, हम किसी क्लास 11 या 12 में तो है नहीं कि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के छोड़ देना। हमें क्या करना है, उसकी डिटेल स्टडी करनी है, उसके अंदर तक जाना है और चीजों को जानने की कोशिश भी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं द लॉ ऑफ या द एप्रोप्रिएटरी रूल इसको कहा जाता है। साथ ही साथ लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसे कहते हैं। द लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के नाम से ये जाना जाता है। द लॉ ऑफ इनडिफरेंस के नाम से जाना जाता है। द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी इसको जानते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गॉसन्स सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं। गॉसन्स का सेकंड लॉ क्या है, आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट लॉ क्या था, कल ही की क्लास में हमने पढ़ा था, मतलब प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। इसको हम कहते थे द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो गॉसन के द्वारा दिया गया था, और उसको हम क्या कहते थे, गॉसन फर्स्ट लॉ कहते थे। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है इसके बारे में। अब देखिए होता क्या है, कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है। इक्विलिब्रियम का मेनली मतलब क्या है, अ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब कि जब वो इक्वल हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, वो आपका इक्विलिब्रियम बनता है। तो एक कंज्यूमर कब न्यूट्रल होता है, कब वो अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, अब हम इसको देखते हैं। जब भी कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम को, मतलब कि जितनी भी उसके पास एंटायर इनकम है और उसकी मार्केट प्राइस, मतलब कि जो कमोडिटी वो कंज्यूम करना चाहता है, उसकी जो भी ओवरऑल मार्केट प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान एक्सपेंडिचर करता है, अपने एंटायर खर्चे एक्सपेंडिचर, अपने पैसे को स्पेंड करता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस मैनर में, जिससे कि वो मैक्सिमम लेवल ऑफ टोटल सेटिस्फेक्शन क्या कर सके, गेन कर सके। एक इंसान के पास अगर 100 रुपए हैं, तो इंसान हमेशा चाहेगा कि उस 100 रुपीज को वो कुछ इस तरीके से खर्च करे, कुछ इस तरीके से उसको खर्चा करे, इसका कंजम्पशन करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। मान लीजिए आप 100 रुपए की कोई ऐसी कमोडिटी लेके आए जो कि खराब निकली, मतलब कि आपके पैसे तो गए बट आप उसका कंजम्पशन भी नहीं कर पाए, तो कंज्यूमर कभी भी वहां पे न्यूट्रल नहीं होगा, कभी भी उसका सेटिस्फेक्शन, उसकी वांट वहां पे खत्म नहीं होती है। तो यही बात इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब पहुंचता है जब वो अपने इनकम और मार्केट प्राइस के तरीके से कुछ ऐसे अपने खर्चे को करे जिससे कि वो अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन तक पहुंच सके। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम मान के चलते हैं कि कोई एक कंज्यूमर है, राइट, उस वो चाहता है कि वो 12 रुपए खर्च करे, मतलब उसकी जो एंटायर इनकम है खर्च करने के लिए वो कितनी है, 12 रुपए उसकी इनकम है। ठीक है, वो क्या करता है, दो सामान खरीदता है। खुद सोचो, आपके पास जितने पैसे होंगे, आप ये नहीं सोचोगे कि सिर्फ यही सामान ले, उस पैसे में 2 3 4 5 अलग अलग सामान को खरीदने की कोशिश करेंगे, तभी हायर सेटिस्फेक्शन होगा। अब 100 रुपए में सिर्फ एक ही कमोडिटी लेकर आए तो उससे इतना कुछ खास सेटिस्फेक्शन नहीं होगा जितना 100 रुपए में 2 या 3 कमोडिटीज परचेज करते हैं, राइट। ये कंज्यूमर बिहेवियर है आपका। तो इसी को लेके चलते हैं कि उस इंसान के पास 12 रुपए हैं जो कि वो दो सामान को खरीदने में इन्वेस्ट करता है। एक एप्पल खरीदता है और दूसरा बनाना खरीदता है, मतलब कि केला और सेब वहां पे परचेज करता है। प्राइस की बात करें तो एप्पल की प्राइस वो 2 रुपए है
और आपकी जो बनाना है वो कितने रुपए का मिलता है, 1 रुपए का मिलता है। मतलब कि अगर वो एप्पल पे खर्च भी करेगा तो कितना खर्च करेगा, 2 रुपए खर्च करेगा। और अगर बनाना पे उसे खर्च करना होगा तो कितना खर्च करेगा, 1 रुपए खर्च करेगा। जस्ट बिकॉज उसकी कॉस्टिंग ही उतनी है तो वो खर्च भी क्या करेगा, उतना ही करेगा। तो अब हमें निकालना होगा कि किस तरीके से अपने खर्चों को करता है। इसको हम एक टेबल और पूरा एक फॉर्मेट के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए उसके पास क्या है, अलग अलग तरीके मौजूद हैं कि किन किन तरीकों से परचेज कर सकता है। जैसे कि अगर वो एक कमोडिटी खरीदता है, मतलब कि फर्स्ट कमोडिटी अगर वो कंज्यूम कर रहा है, एक यूनिट खरीद रहा है, किसकी, एप्पल की भी 1 यूनिट खरीदता है और बनाना की भी अगर वो 1 यूनिट खरीदता है तो उसे एप्पल से 100 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलती है और बनाना से कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, 80 सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, अगर वो 2 यूनिट खरीदता है तो एप्पल से 80 सेटिस्फेक्शन हुई और बनाना से 60 सेटिस्फेक्शन हुई। 3 खरीदता है, अगर 3 सेब और 3 केले खरीदता है तो 60 एंड 40 का रेशियो बनता है। उसी तरीके से अगर 4 कमोडिटी खरीदता है, मतलब कि 4 सेब और 4 बनाना खरीदता है तो भी कितना होगा, 40 एंड 20 का होगा। और अगर वो 5 खरीदता है तो उसे सेटिस्फेक्शन कितनी मिलेगी, 20 एंड 5 की मिलेगी। तो ये तो उसके पास एक चार्ट बन के आ गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि आखिर वो खरीदे तो खरीदे कितना। हमें ये तो पता चल गया कि वो 1 खरीदेगा तो 100 और 80 की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, 2 खरीदेगा तो 80 एंड 60 की सेटिस्फेक्शन, 3 अगर सेब और 3 केले खरीदता है तो 60 एंड 40 की। तो क्या इसके बजट के अकॉर्डिंग क्या सही है, क्योंकि इसको तो 12 रुपए पूरे के पूरे 12 रुपए खर्च करने हैं। ठीक है, उस 12 रुपए के खर्च करने के साथ उसे ये भी देखना है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पे मिली। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि देखने पड़ेंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, अब उसके बारे में हम देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 3 कंडीशन दी जाती है, मतलब कि हम यहाँ पे देखते हैं अगर 3 कंडीशन, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंडीशन जिस पॉइंट पे आके सेट हो जाएगी, हम क्या करेंगे, वही कॉम्बिनेशन लेंगे और उतना ही सामान खरीदेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कंडीशन 1 क्या कहती है। कंडीशन 1 कहती है व्हेन MU2 प्राइस इज इक्वल टू एप्पल ए टू एप्पल एंड बनाना। मतलब कि जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आपके प्राइस के बराबर हो जाएगी, किसकी, एप्पल की और बनाना की, हम क्या करेंगे, वही कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करेंगे। मतलब कि एप्पल से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन और बनाना से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन किसके अकॉर्डिंग, उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर 2 रुपए की चीज मिलती है तो 2 रुपए के हिसाब से, और 1 रुपए की चीज मिलती है तो 1 रुपए के हिसाब से। अगर दोनों इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, तभी हम क्या कहेंगे, उसे फर्स्ट कंडीशन में फुलफिल्ड कहेंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन आपसे क्या बोलती है, सेकंड कहती है कि जब कंज्यूमर इक्वलाइज हो जाएगा, मतलब कि जब कंज्यूमर पूरी तरह से इक्वलाइज हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, आपका MUA के अकॉर्डिंग। मतलब कि यहाँ पे एक फॉर्मेट आपका बनता है, एक पूरा तरीका यहाँ पे लिखा जाता है जिससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखो किसके इक्वल उसको होना है, MUA, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी जो A से रिसीव हो रही है डिवाइड कर देंगे किससे, MUB से। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ये इक्वल हो जाएगा प्राइस ऑफ A अपॉन प्राइस ऑफ B के। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन बनेगी, मतलब कि अगर मैं MUA और MUB इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो किसके बराबर होना चाहिए, प्राइस ऑफ A मतलब कि 2 और प्राइस ऑफ B मतलब कि 2/1 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो दोनों बराबर बराबर होने चाहिए। अगर ये इक्वेशन फॉलो हो जाती है तो क्या होगा, मेरी सेकंड कंडीशन भी हो जाएगी फुलफिल। ठीक है, थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कहता है जब y का मतलब यहाँ पे क्या है, आपका इनकम। जब इनकम इक्वल होगी प्राइस ऑफ ए इंटू ए, मतलब कि कितनी कीमत है ए की, 2 रुपए, और यहाँ पे ए का मतलब क्या है, कितनी यूनिट खरीद रहा है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5, कितनी यूनिट खरीद रहा है वो, जब जोड़ा जाएगा प्राइस ऑफ बी इंटू बी से, और वो कितना होना चाहिए, 12 रुपए के बराबर होना चाहिए, मतलब कि उसकी इंटायर इनकम के बराबर होना चाहिए। जब ये 3 कंडीशन का फुलफिल हो जाती है तभी हम क्या मानेंगे, आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन मानेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आपका सेट हो रहा है। तो ये टेबल के द्वारा हम समझेंगे। फर्स्ट में क्या था, MUA कितना था आपका 100 और MUB कितना था 80। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, 100/2, 2 कहाँ से आया, 2 रुपए उसकी कीमत है, और 80/1। ठीक है, ये देखो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, जस्ट बिकॉज 100/2 करे तो रेट इज 50 और 50 इज इक्वल टू 8 हो ही नहीं सकता। तो ये तो कंडीशन नहीं बनी भैया, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन है, पहला तो केस तो नहीं हो ही नहीं सकता। सेकंड की बात करते हैं।
80 एंड 60, तो अगर 80 को 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 40, तो 40 तो कभी 60 के बराबर होता ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। वैसे ही थर्ड कंडीशन में 30 कभी 40 के बराबर नहीं होता, ये भी गलत। लेकिन फोर्थ कंडीशन आपसे कहती है कि 20 इज इक्वल टू 20, 20 किसके बराबर होता है, 20 के बराबर ही होता है। तो ये बात यहाँ तो चलो फुलफिल थोड़ी बहुत लग रही है। अभी 2 कंडीशन और बाकी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिफ्थ में भी नहीं, 10 कभी 5 के बराबर नहीं होता। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 आपसे कहती थी वो MUA MUB वाली जो कंडीशन थी उसको हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो क्या निकल के आया, 100/80, मतलब कि MUA अपॉन MUB अगर किया तो मेरा 2:1 के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। सिमिलरली बी भी सेटिस्फाइड नहीं करा, थर्ड कम्युनिटी भी सेटिस्फाई नहीं की, बट जो फोर्थ था उसने सेटिस्फाई कर दिया। जस्ट बिकॉज 40/20 अगर करती है तो 2:1 आएगा। सिमिलरली 2:1 तो इसकी प्राइसिंग की भी वैल्यू है, तो ये आपका यहाँ पे भी मतलब सेकंड कंडीशन में भी 4 ने हासिल कर लिया, वो यहाँ पे भी जीत गया। थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, हमें क्या करना है, इनकम के बराबर करना है, 12 रुपए के बराबर करना है। तो यहाँ पे भी किसने सक्सेस किया, फोर्थ ने ही सक्सेस किया, क्योंकि 2 रुपए के हिसाब से हमने कितनी कमोडिटी खरीदी, 4 खरीदी, किसके, सेब की। प्लस 1 रुपए के हिसाब से कितना खरीदा, 4 बनाना भी खरीदा। जब हम इसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे दैट इज 12, जो कि किसके इक्वल है, आपकी इनकम के। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, 4th यूनिट पे है। जब कंज्यूमर 4 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 4 यूनिट ऑफ बनाना परचेज करता है तब उसे क्या मिलेगा, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिसीव हो जाएगा। ये पूरी बात करती है आपकी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की, या फिर हम ये कहें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, राइट। ये इतना आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। इस वीडियो में किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी तरह का क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट डे हम फिर से आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट और नए इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ। साथ साथ कोशिश जो हमारी रहेगी कि नेट एग्जाम होते होते इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जा सके। तो थैंक यू एंड बी कनेक्टेड विद इग्नाइट हब।